आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय संपूर्ण भारत के छात्रगण जो भी 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, खास करके बिहार के छात्रगण जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः मैं लाजवाब, ज्ञानवर्धक, रोचक और फैक्ट तथा तर्क और विश्लेषण से परिपूर्ण आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले अरे तोहार के अपन चैनल बाहो सुनील जी खाटी बिहारी एकरा सब्सक्राइब करा, अपन दोस्त यार के बतावा यहाँ का अपन चैनल या एकरा सब्सक्राइब करो। 1 रुपया लागत 8 ना लग, यू वोंट हैव टू पे सिंगल रुपीज और 50 पैसे फॉर द सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस video lecture and also tell some your other friends to subscribe this channel and they won't have to pay a single rupee। शुरुआत में कर रहा हूं। इस बार मैं बिहार के 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए लोकतंत्र की उपलब्धियां एवं चुनौतियां अंतिम जो 2 आपके चैप्टर है उसको एक साथ ही आप बतला रहा हूं और इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। इसमें फैक्ट कम है, इसमें आपको कह सकते हैं कि व्याख्या अधिक है। डिस्क्रिप्टिव के ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, शॉर्ट के ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसको मैं उसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जाने कि आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा देश ने लोकतंत्र को अख्तियार किया, लोकतंत्र को लागू किया गया है। लगभग 100 से अधिक देश हैं जिन्होंने लोकतंत्र को अपने देश में लागू किया गया है। अब ये चाहे किसी न किसी रूप में हो सकता है कि आप जिस रूप को भारत में देखते हो वो रूप लोकतंत्र का ना हो, लेकिन लोकतंत्र की जो मौलिकता है, जो उसका कह सकते हैं कि जिस्ट है, जो उसकी केंद्रीय तत्व है, वो वहां विद्यमान है। अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, सब जगह। अब जैसे जर्मनी में हम चांसलर कहते हैं, आप अमेरिका में चले जाएगा तो प्रेसिडेंट है, ब्रिटेन में चले जाइएगा तो वहां के रानी भी होती हैं और साथ में वहां प्रधानमंत्री भी होते, लेकिन लोकतंत्र ही है वहां। अब लोकतंत्र में ये ऐसा है कि लगातार लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए इसमें जनसंपर्क अभियान को चालू रखना पड़ता है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना पड़ता है, जनता की इच्छा उसमें सर्वोपरि होती है, ये हम जानते हैं। इसीलिए लोकतंत्र अन्य सभी व्यवस्था से बेहतर मानी जाती है। चाहे राजतंत्र ले लीजिए, निरंकुश तंत्र ले लीजिए, सैन्य तंत्र से शासन, इन सब से बेहतर मानी जाती है। अब यहां आते हैं कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में फैसला कोई व्यक्ति विशेष नहीं लेता। मानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं या किसी में राष्ट्रपति सर्वोपरि होते हैं, लेकिन यहां पर एक फैसला जो लेता है वो मंत्रिमंडल लेता है या एक ग्रुप ऑफ जो सेलेक्टेड बॉडीज होते हैं वो लेता है। एक आपका हर देश का अपना संसद होता है और उसकी भले अलग अलग नाम हो, वहां पर उस पर विधेयक आता है, चर्चाएं चलती है और उस पर हो सकता है तो मतदान भी हो, लेकिन उस पर व्यापक चर्चा के बाद ऐसा भी हो सकता है कि उसको सेलेक्टेड कमेटी में भेजा जाए और तब उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। इन सब चरणों से होकर के और तब जाकर के सदन में पारित होता है। इसके बाद जो जैसे भारत में राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तब वो आपको लागू होता है। ये कोई एक व्यक्ति, कोई एक राजा तुरंत निर्णय नहीं कर लेगा, जैसे कि प्राचीन काल में होता था कि राजा कहता था नहीं ये, जैसे कि आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कहता हूं कि लुई 16वां जो कभी फ्रांस का ऐसा भी राजा हुआ करता था, और लुई 14वां जिसने ये कहा था कि मैं ही राज हूं और मेरे ही शब्द कानून है। अब लोग भैया अब एहन राजा जो है सो आपको बरकरार रहता है, अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं। उसी के कारण लुई 14वां से लोग बहुत ही नाखुश हो गए और लुई 16वां को तो मार ही दिए, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके पौत्र को आप समझ सकते हैं कैसा। तो ये लोकतंत्र में व्यक्ति विशेष ने बल्कि सामूहिक सहमति पर निर्णय लिया जाता है। ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए कोई एक उसमें हावी नहीं हो सकता है। अब आते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें जो है ये कि लोकतंत्र का क्या फायदा है या लोकतंत्र के खास क्या विशेषताएं हैं और उसकी कमियां क्या है। यदि ये पूछा जाए तो इसमें देखिए कि लोकतंत्र में उत्तरदायी और वैध शासन होता है। लोकतंत्र अंत में जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकतंत्र में कोई एक पार्टी जीतती है तो वो 5 वर्ष के लिए शासन करती है, या अमेरिका में 4 वर्ष के लिए शासन करती है, जो भी हो अलग देश में, लेकिन फिर से उसको चुनाव में आना है। इसलिए यदि वो कोई फैसला निरंकुश या
आम लोगों के जनमानस के विरोध में करेगी तो अगला बार उसको हारने की संभावना रहेगी, सत्ता से उसको बेदखल कर सकती है। और भी है कि उसको उत्तरदायी और वैध शासन क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको मेजोरिटी है तभी उसको सरकार चलाने की इजाजत मिली हुई है। यदि वो और उत्तरदायी कह सकते हैं कि लोकसभा के प्रति हो या उसमें मान लीजिए यदि वहां पर लोग जैसे भारत में लोकसभा होता है या कोई प्रतिनिधि सभा है उसके प्रति यदि वहां पर वो अपनी मेजोरिटी खो दी तो इसका माने जनता के प्रति उसका विश्वास समाप्त हो गया और उसको सरकार से हटा भी दिया जा सकता है उस सरकार को। तो उसके लिए जैसे कि आपको ये बतलाते हैं कि भारत में कभी कभी सरकार के विरोध में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें कि ये सरकार अपनी मेजोरिटी खो चुकी है और उसके लिए भी कभी कभी आपको विधेयक ले आया जाता है। हालांकि वो कठिन है, लेकिन यदि सरकार गलत फैसलाओं से अपने आप को आगे बढ़ाती है, सरकार यदि गलत करती है तो हो सकता है कि उसका लोकसभा में उसकी बहुमत खत्म हो जाए भारत में ही, और या उसकी प्रतिनिधि सभा में खत्म हो जाए उसका बहुमत और वो अपना सरकार उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैध शासन, उसकी वैलिडिटी तभी तक है कि जब तक कि उसको मेजोरिटी मिली हुई है, चाहे उस सरकार की, चाहे गठबंधन की सरकार हो, चाहे अकेली सरकार हो। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की यदि वो खत्म हुआ, मान लीजिए दल में विभाजन हो गया किसी बात का विरोधाभास लेकर के, या कुछ सदस्य अलग हो गए, कुछ सदस्य विरोध कर दिए, मंत्रिपरिषद ही मान लीजिए कि ये जो उठ खड़ा हुआ, तो उस स्थिति में या प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दे या कोई राष्ट्रपति ही इस्तीफा दे दे, जहां पर राष्ट्रपतीय प्रणाली है, तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि उसकी वैधता समाप्त होगी। कभी कभी तो मध्यावधि चुनाव की स्थिति चले आती है जबकि वो अपना बहुमत खो देता है तब। तो ये स्थिति इसलिए उसमें वैध शासन उसका है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है, सैन्य तंत्र में ऐसा नहीं है। अभी बर्मा में देख लीजिए, सैन्य शासक आ गए हैं, गोलियों से छलनी कर देते जो उसका विरोध करता है, और वहां पर लोकतंत्र का हरण कर लिया गया है। लोग उसका विरोध कर रहे हैं लेकिन फिर भी सैन्य शासक पर कोई प्रभाव नहीं। उत्तर कोरिया में चले जाइए, कोई प्रभाव नहीं है वहां पर उत्तर कोरिया का किम जोंग सुन जो वो कहा वही वो अंतिम शब्द, जो उसका विरोध करता है उसको गोली से उड़ा देता है, वो निरंकुश शासक है। वहां की जनता डर से बोलती नहीं है। तो ये स्थिति वहां पर एक उसके फूफा जी जो मिनिस्टर थे वो अंगा रहे थे, उसको गोलियों से मरवा दिया, एक फूफा को कुत्ता से कटवा दिया। इस तरह का स्थिति रहता है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये निरंकुश तंत्र है और ऐसा तंत्र होना भी नहीं चाहिए। दूसरा है कि आर्थिक समृद्धि और विकास। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विकास थोड़ा धीमा होता है, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विकास की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, लेकिन लोकतंत्र का विकास अस्थायी होता है। लोकतंत्र का विकास में विरोधाभास नहीं होता है। लोकतंत्र के विकास में किसी भी तरह का बाद में अफसोस की संभावना न होती है। बाद में उसमें कह सकते हैं चूंकि उसमें आम जनमानस की अधिकांश की भावना जुड़ी होती है। हालांकि सभी लोकतांत्रिक देश में जो विकास दर बतलाया गया है वो 3.95% विकास दर बतलाया गया है, और ये डेटा आपका 1950 से 2000 के बीच है, और सभी तानाशाही में 4.42%। अब यहां पर आपके मन में होगा तब तो तानाशाह शासक अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, तानाशाह शासक की कभी भी उसकी हो सकती है तानाशाही इस शीर्ष पर चला आवे जैसे हिटलर का अंत हुआ, जैसे सद्दाम हुसैन का अंत हुआ। इस तरह से किसी का भी आपको ये हो सकता है कि भले तेजी से विकास करे, लेकिन वो विकास के इस चरण में इतनी निरंकुशता को पार कर जाता है कि जनता का उसमें सही और गलत का फैसला एक सीमा पर जाकर के मिट जाती है। तानाशाही वाले गरीब देश 4.34% है, लेकिन यहां पर भी फिर वही स्थिति है। लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.28%। गरीब देश अब कहिएगा इसलिए थोड़ा सा तेजी विकास करता है क्योंकि उसका आधारभूत विकास कम होता है, थोड़ी सी भी विकास में प्रतिशत में ज्यादा होता है। लेकिन लोकतंत्र का ही विकास अस्थायी है, समग्र है, इंटीग्रेटेड है, इसमें विरोधाभास नहीं होगा और ये लॉन्ग टर्म प्रभावी भी होगा। इसलिए हम यदि ये कहेंगे कि तानाशाह या सैन्य शासक के द्वारा किया गया विकास, हम उसको मेरी नजरों में वो आपका संतुलित विकास नहीं है। इसके बाद आते हैं भारतीय लोकतंत्र कितना या सामाजिक विषमता और सामंजस्य। तीसरा जो है कि इसमें सामाजिक विषमता को लोकतंत्र समावेश करता है।
इसमें चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब निम्न वर्ग हो, या हम कह सकते हैं कि ऊंची जाति हो, निम्न जाति हो, या अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, इन सब का एक मिलन होता है, सम्मिश्रण होता है। लोकतंत्र उसमें सभी की भावनाओं की रक्षा करता है, चाहे कोई बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, रक्षा करता है और उसमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन विपक्ष में भी कुछ बातें लोकतंत्र की हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में निर्णय लेने में बहुत देर लगता है। निरंकुश शासक या राजतंत्र जल्दी निर्णय ले लेता है, उसको जल्दी लागू कर देता है, लेकिन लोकतंत्र की निर्णय लेने और उसको लागू करने में कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, कई तरह की चरण है, कई तरह के प्रोसेस हैं। उनसे आगे आने के बाद उसको लागू करने में समय लगता है, और समय लगता है तो कभी कभी पब्लिक ऐसा भी कहते हैं, कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि लोकतंत्र में इतनी देर से निर्णय होती है कि वो निर्णय प्रभावी नहीं रह जाता है, वो निर्णय अपनी प्रासंगिकता खो देता है। इसके बाद लोकतंत्र में ये कि इसमें दबाव समूह हावी हो जाता है, इसमें कह सकते हैं कि वोट तंत्र हावी हो जाता है, इसमें कभी कभी तुष्टीकरण की प्रक्रिया हावी हो जाती है। तो ये दबाव समूह जिनका ज्यादा वोट है, जिनका ज्यादा वो दबाव समूह बनाने लगते हैं, अपनी हित की बातें पूरी करने लगती हैं। तो ये इसमें एक उसको हम इसके विपक्ष में बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तथापि हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र कहीं न कहीं राजतंत्र या निरंकुश तंत्र से अच्छा है। अब आते हैं कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। भारतीय लोकतंत्र 70 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और 1947 में हम कह सकते हैं कि भारत आजाद हुआ और आज हम 2021 में है, इससे आगे भी। लेकिन भारतीय लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। आप चले आइए पाकिस्तान में, देखिए कि अब तक कई बार सैन्य सरकार आ चुकी है। अफगानिस्तान में देखिए लोकतंत्र सही ढंग से बहाल भी नहीं हुई। बगल में नेपाल में देखिए कि लोकतंत्र की स्थिति क्या थी, पहले राजतंत्र था फिर लोकतंत्र था, कई बार सरकार गिरी बनी, लेकिन भारत में ऐसा स्थिति नहीं। भारत में ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र परिपक्व अवस्था में है और भारत की विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। फिर भी ये लोकतंत्र सही ढंग से हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है और जो पक्ष हारती है वो तुरंत इस्तीफा देती है, नया सरकार बनती है और फिर अपने अनुसार चलती है। हाँ, ये मानते हैं कि लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं भारतीय लोकतंत्र में, लेकिन भारतीय लोकतंत्र को यह मानेंगे कि परिपक्व लोकतंत्र है और यहां पर बहुदलीय व्यवस्था है और अच्छे ढंग से ये काम भी कर रही है। हाँ, कुछ कमियां हैं, जैसे कि धन बल का कभी कभी उपयोग हो जाता है, कुछ क्रिमिनल्स जीत करके लोकसभा में चले आते हैं या राज्यसभा में चले आते हैं, विधानसभा में चले आते हैं। ये है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी भारतीय लोकतंत्र को हम सफल नहीं गिनेंगे। इसके बाद आता है कि लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है। तो लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार जो हम जानते हैं कि इसमें लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, बिल्कुल उनका सही कहना था। तो उसमें लेकिन अलग अलग देश की लोकतंत्र की चुनौतियां अलग है। भारत की स्थिति अलग है, भारत का जनसंख्या ज्यादा है, भारत की संस्कृति अलग है और नेपाल की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, अमेरिका के अलग है, ब्रिटेन के अलग है, फ्रांस के अलग है, जर्मनी के अलग है। उस तरह नेपाल के लोकतंत्र में कैबिनेट प्रणाली तो लागू की गई है, लेकिन फिर भी जनता को स्वीकार्य नहीं है। वो अभी भी, चूंकि वो राजतंत्र से लोकतंत्र में आई है, इसलिए अभी भी उसको स्वीकार नहीं है, अभी भी स्वीकार नहीं, अभी भी वहां राष्ट्रपति कभी कभी हावी हो जाते हैं। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश में राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो रबर स्टाम्प है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो सर्वोपरि हैं वो आपको रबर स्टाम्प के रूप में काम करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये सब आपको, न्यूजीलैंड के हम कह सकते हैं, ये सब आपको सर्वे सर्वा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष कोई और, चाहे राष्ट्रपति हो, लेकिन वो रबर स्टाम्प है जो प्रधानमंत्री फैसला कर देगा, उस पर उसको अंत में सिग्नेचर करना ही करना है। ये इसके बाद आते हैं उत्तरी आयरलैंड में लोकतंत्र में अलग चुनौतियां हैं। यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो ईसाई के दो अलग अलग धारा है, इसमें बराबर लड़ाई होते रहता है, बराबर झगड़ा होते रहता है, कभी कभी दोनों का मिली जुली सरकार भी बनती है, फिर भी दोनों शक के निगाह से देखते हैं, इसलिए वहां का भी लोकतंत्र को हम परिपक्व लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन का लोकतंत्र, इसको हम परिपक्व लोकतंत्र के निकट मानेंगे, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है कि एक तो वो व्यवस्था के अनुसार अब वो इतने आगे बढ़ चुके हैं जो वहां व्यवस्था सही ढंग से काम करती है, और दूसरा है जो वहां की न्यायपालिका वो
बहुत ही सफलतापूर्वक इसमें विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। तो ये वहां के सफलता के एक प्रमुख बिंदु है। अब अमेरिका के संविधान निर्माता में याद रखिएगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन, क्या जल्दी बोल रमेश, हाथोड़े से पूछ रहे हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इसने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए और विधायिका में दूरदर्शिता होनी चाहिए और न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। तो ये संयम होना चाहिए, यदि ये तीन है तो लोकतंत्र निश्चित सफल होगा। तो निश्चित सफल होगा। तो अमेरिका, और हम कह सकते हैं कि अमेरिका में ये सारी चीज का ज्यादा पुट मिलता है, ज्यादा उसमें इसका समावेश मिलता है। अब भारतीय लोकतंत्र के सामने दीर्घकालीन चुनौतियां, भारतीय लोकतंत्र के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे कि देखिए महंगाई अभी भी है। हाल फिलहाल में देखिए डीजल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गया, 100 रुपया के पार कर गया। अब लोग आवा करने लगता है कि डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अभी देखिए सरसों का तेल 180 रुपए किलो मिल रहा है, जो 90 रुपए किलो मिलता था। दाल का दाम बढ़ गया है। महंगाई की एक समस्या रहती है। तो लोकतंत्र की उसमें अच्छी लोकतंत्र ये मानी जाती है कि महंगाई पर नियंत्रण रखे। दूसरा बेरोजगारी, अभी तो देखिए कोरोना काल में वैकेंसी अब सब बंद है, रोजगार सब बंद है। सिर्फ सरकारें वाला रोजगार नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी स्थिति हाल खराब है। और ये तो मान लीजिए महामारी का समय है और भी यदि बेरोजगारी, चूंकि भारत में जनसंख्या इतना ज्यादा है, इतने ज्यादा बच्चा पैदा होता रहता है कि हर वर्ष भारत एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर, हर 10 वर्ष में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर पैदा कर देता है। वो स्थिति में आप समझिए बेरोजगारी तो बढ़ेगा। सरकार सब व्यक्ति के लिए काम देने के लिए शायद संभव भी नहीं है और उतना लोग ट्रेंड भी नहीं है, इसलिए बेरोजगारी की स्थिति है। तो भारतीय लोकतंत्र में इस चुनौती को भी सरकार के स्तर से और निजी स्तर से भी इसकी समाधान होनी चाहिए। आर्थिक मंदी, कभी कभी ऐसा होता है कि मांग कम और उसकी, हम कह सकते हैं कि मांग कम और पूर्ति ज्यादा होने लगती है तो आर्थिक मंदी चले आती है। इसके बाद ये ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरे विश्व की समस्या है, भारतीय लोगों की भी समस्या है कि दिन ब दिन इस प्रकृति की तापमान बढ़ रहा, उस पर नियंत्रण होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन ये भी है, कभी बाढ़ आता है तो सब दहाइए जाता है, कभी सूखा होता है तो वर्षे नहीं होता है। जबकि भारतीय जलवायु मानसूनी प्रकृति की जलवायु है और कभी कभी मानसून लेट हो जाता है, कभी कभी मानसून अतिवृष्टि करता है और कभी कभी अनावृष्टि करता है। तो ये जलवायु परिवर्तन भी, ताकि प्रकृति में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाए, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन पर नियंत्रण करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो उत्सर्जन अमेरिका करता है, वो भी लोकतंत्र है। भारत भी करता है, ये भी लोकतंत्र है। ब्रिटेन भी करता है, ये भी लोकतंत्र। इन सबको भी नियंत्रण करना चाहिए और भारत को अपने स्तर से नियंत्रण करना चाहिए। विदेश नीति, भारत का अमेरिका के साथ क्या रिश्ता रहना चाहिए, चीन के साथ क्या रिश्ता रहना, पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता। सब देश से एक तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। अफगानिस्तान से भारत की बहुत दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान के बीच में शक की निगाह से देखी जाती है। बांग्लादेश से अच्छा रिश्ता है। फिर नेपाल कभी कभी दाएं बाएं करते रहता है, कभी चीन की तरफ, कभी भारत की तरफ। तो विदेश नीति उसी अनुसार बनाया जाता है। भूटान फिर भारत का मित्र है, तो उस अनुसार उसमें विदेश नीति बनाई जाती है, किसके साथ किस ढंग का। ये भारतीय लोकतंत्र का भी एक व्यापक चुनौती है। इसके बाद ये आंतरिक सुरक्षा की इंटरनल, कहीं पर बम विस्फोट ना हो, देश में आतंकवाद की घटना न बढ़ जाए, कभी नक्सलवाद की घटना हो जाती है, कभी आतंकवाद की घटना हो जाती है। इस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। रक्षा तरह, जिस देश की रक्षा, भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है कि इसका रक्षा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि रक्षा ही, यदि देश सुरक्षित नहीं है तो लोग चैन कैसे रहेंगे, और लोग अमन चैन में नहीं रह पाएंगे तो लोग विकास कैसे करेंगे। अब फिर आते हैं देश की एकता और अखंडता। जैसे देश की एकता और अखंडता, मान लीजिए जम्मू कश्मीर की स्थिति जो देख रहे हैं अभी हाल में, थोड़ा पश्चिम बंगाल की भी स्थिति देख लीजिए कि यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है जिससे देश की एकता और अखंडता की, ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर भी नियंत्रण रखना भारतीय लोकतंत्र का एक प्रथम और बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसके बाद देखिए कि लोकतंत्र की तात्कालिक जो चुनौतियां हैं वो ये है कि जैसे कुछ इलेक्शन के दौरान धन और बाहुबल का हो जाता है, शराब की वितरण कर दिए जाते हैं, बूथ छपाई की तो अब बहुत कुछ बंद हो चुका है, लोगों को जबरदस्ती कहा जाता है इस पार्टी में वोट देने के लिए। इन सब को रोका जाना चाहिए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको रोका जाना चाहिए। दबंग व्यक्ति और जो ऐसे व्यक्ति हैं, दबंग नहीं कहेंगे, जो क्रिमिनल हैं,
जो वास्तविकता में जिनका चाल और चरित्र खराब हो उनको टिकट नहीं देना चाहिए, उनको लोकसभा या विधानसभा में नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज, इसके बाद वंशवाद नहीं होना चाहिए, इसके बाद तात्कालिक फायदा में ये नहीं होना चाहिए, दल बदल की जो है चुनौतियां, इसको निपटने की जरूरत है। तो ये सारी बातें लोकतंत्र की, जिसको हम चुनौतियां के रूप में लेंगे, तो लोकतंत्र और खास करके भारतीय लोकतंत्र में फिर भी हम अंत में ये मान सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व लोकतंत्र की ओर जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है, और भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय लोकतंत्र एक विश्व में नजीर देने के लिए, उदाहरण देने के लिए इसमें पर्याप्त इशू मौजूद है। और इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं, और 10th का राजनीति विज्ञान यही समाप्त हो गया। मैं इसको प्लेलिस्ट बना करके सारे लेक्चर को डाल दूंगा, आप आराम से एक बार दो बार सुनो, और फिर बाद में कभी मौका मिलेगा तो मैं ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियो बना दूंगा, और इसको आप सुन लो। 80% नंबर ना आवे तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी मोच काट करके फेंक दूंगा। जय बिहार, जय भारत।